दोपहर का समय हो चुका था। बंसी गहरी नींद में सो रहा था। घर के भीतर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन ये सन्नाटा उसकी माँ को चुभ रहा था। कौशल्या बंसी के पास आई, उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। अरे उठ भी जा, अब दोपहर का समय हो गया है। सारा गांव काम करके दोपहर का भोजन कर रहा है और तू अभी तक खर्राटे लेकर सो रहा है। बंसी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। कौशल्या का सब्र टूट चुका था। अरे 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 क्या माँ, अरे रे, इतना अच्छा सपना देख रहा था, बस आपने जगाया नहीं होता तो मजा आ जाता। क्यों जगा दिया आपने मुझे? नहीं तो बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे गांव में तू निकम्मा, कामचोर और निठल्ले के नाम से मशहूर हो चुका है। हर कोई तेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बंसी मुस्कुराया। वो मुझे नहीं पता, मुझे बस ये जानना है कि तू काम करना कब शुरू करेगा। 1 महीने से बहाने बना रहा है कि गांव में काम नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं इस उम्र में दूसरों के घर बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तब जाकर इस घर में चूल्हा जलता है। जवानी में बैठकर रोटियां तोड़ते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बंसी बेशर्मी से मुस्कुराया। कौशल्या का गुस्सा और भड़क उठा। ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा वैसा, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे माँ, सुबह होती नहीं है कि तू एकदम शुरू हो जाती है। ये वो। बस बहुत हो गया, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुझे घर में रोटी तभी मिलेगी जब तू काम करके आएगा और मेरे हाथ में कुछ रखेगा। माँ 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 माँ, तुम तो मेरी बात को गलत समझ रही हो। अरे तुम्हें क्या लगता है माँ कि मैं काम नहीं करना चाहता? मैं तो जी तोड़ काम करना चाहता हूँ, 24 घंटे काम करना चाहता हूँ, सपने में भी। लेकिन तुमको तो पता है माँ, पिछले कई दिनों से मैं गांव के हर घर का दरवाजा खटर 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 खटखटाता हूँ काम मांगने के लिए, लेकिन किसी के पास काम ही नहीं है। तुमको पता है माँ, मैं कल मुखिया जी के पास गया था, उनको भी कहा काम के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे खेत में कोई जगह ही नहीं है। हम बताओ भला मैं कहाँ से काम करूं? मुखिया जी ने भी मना कर दिया। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। अगर ऐसी बात है तो आज मैं खुद मुखिया जी से बात करूंगी। कौशल्या बाहर जाने लगी। बंसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। कुछ ही देर में कौशल्या मुखिया के घर पहुंच गई। मुखिया कौशल्या को देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ कौशल्या बहन, आज तुम मेरे घर में? क्यों भाई, सब कुशल मंगल तो है ना? आप तो जानते हैं कि मैं अपने पुत्र बंसी की काम चोरी की वजह से कितनी परेशान रहती हूँ। बंसी बता रहा था कि वो आपके पास काम मांगने आया था, लेकिन आपने कहा कि आपके पास काम नहीं है। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। बस इसी वजह से मुझे तुम्हारा बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो कामचोर है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। अरे कल उल्टा मैं उसे समझा रहा था कि मंदिर वाले खेत में मुझे एक मजदूर की जरूरत है। मैंने उसे काम करने को कहा और अच्छा मेहनताना देने की बात भी की, लेकिन वो तो मुझे कहने लगा कि बताओ मुखिया जी, राजकुमार लोग कभी काम करते हैं क्या? वो तो आदेश करते हैं। कौशल्या का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है मुखिया जी, मैं बस यही सुनने आई थी। कल से मैं उसके कान पकड़कर आपके पास लेकर आऊंगी। बस किसी भी तरह उससे काम करवाइए। हाँ, ठीक है कौशल्या। अब बहन बोला है तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ, इसीलिए ठीक है, चलो
अगर ऐसा है तो कल अपने पुत्र को लेकर यहाँ आ जाना। मैं उसे मंदिर वाले खेत में काम पर लगा दूंगा। जाओ। कौशल्या वहां से लौट गई। कितना बड़ा झूठा है तू। क्या बोल रहा था कि मुखिया ने काम देने से मना कर दिया, जबकि मुखिया जी ने मुझे बताया कि वो उल्टा तुझे काम दे रहे थे। और तूने उनसे क्या कहा कि राजकुमार काम करते हैं क्या? तू राजकुमार कब से हो गया? बंसी बेशर्मी से मुस्कुराया। अरे माँ, मैं तो बस बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या पता था कि आज आप आर पार करने का मन बना चुकी हो। हाँ, नहीं तो। कान खोल कर सुन ले, कल प्रातः काल ही तुझे उठा दूंगी और तुझे मेरे साथ मुखिया के घर चलना होगा। अगर तूने काम करने में जरा भी आनाकानी की तो फिर तू मेरा चेहरा कभी नहीं देखेगा। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। बंसी पहली बार गंभीर हुआ। अरे बस बस माँ, ऐसे आंसू नहीं बहाते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ कल मुखिया जी के घर चलूंगा। ठीक है। अगली सुबह कौशल्या ने बंसी को प्रातः काल ही जगा दिया और उसे लेकर मुखिया के घर पहुंच गई। मुखिया बंसी को देखकर मुस्कुराया। अरे क्या बात है, क्या बात है। अहो भाग्य हमारे जो बंसी जी पधारे। बंसी सुबह उठ गया, यही बड़ी बात है। मतलब ये चमत्कार से कम नहीं है। मुखिया जी, जितना मेहनत का काम हो उतना मेहनत का काम इससे करवाइए। अगर ये काम करने में आनाकानी करे तो तुरंत मुझे बता दीजिएगा। कौशल्या ने बंसी की ओर सख्त नजर से देखा। मेरे कानों में तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए। कौशल्या वहां से चली गई। कुछ देर बाद मुखिया बंसी को खेत की ओर ले गया। बंसी ने खेत को ध्यान से देखा। चारों ओर गीली मिट्टी फैली हुई थी और बारिश के मौसम की नमी जमीन में समाई हुई थी। मुखिया जी, आखिर यहाँ पे मुझे मतलब करना क्या होगा? अरे करना क्या है, खेती का काम करना है। तुम्हें इस जमीन की खुदाई करनी होगी। वर्षा का मौसम चल रहा है, मैं यहाँ चावल की खेती करूंगा। मेरे पास मजदूरों की कमी है। तुम हट्टे कट्टे युवक हो, ये काम कुछ ही दिनों में पूरा कर लोगे। फिर उसके बाद आगे की जमीन में किस तरह से बीज बोए जाते हैं वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कुछ दिनों में तुम्हें एक पूरा का पूरा किसान बनाकर तैयार कर दूंगा। ठीक है, चलो मन लगाकर काम करो बेटा, लग जाओ लग जाओ। बंसी अंदर से बहुत आलसी था। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। समझ तो आ गया है मुखिया जी, सब समझ गया, सब समझ गया। ठीक है, ठीक है मुखिया जी, आपने सब बता दिया है तो अब मैं काम शुरू करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर से। हैं? थोड़ी देर से? ए बंसी, तेरी यहाँ कोई नौटंकी नहीं चलने वाली। यहाँ काम करने आए हो तो काम करो। अगर तुम्हें आराम करना है तो घर चले जाओ, वहाँ बिस्तर तोड़ो। समझ गए? जितना आराम करना था तुम्हें, तुमने कर लिया। अब चलो उठो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। चलो काम शुरू करो। ये सुनकर बंसी चौंक गया। क्या क्या मतलब है आपका? अब इसमें क्या मतलब क्या? अरे मेरा मतलब तुम अच्छी तरह से समझ गए हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक इसी पेड़ पर बैठकर तुम पर निगरानी रखूंगा कि तुम काम कर रहे हो या आराम। आखिर मैं इस गांव का मुखिया होने के साथ साथ एक व्यापारी भी हूं। मुफ्त का धन मैं किसी को नहीं देता। चलो अब काम पर लग जाओ। बंसी ने ना चाहते हुए भी फावड़ा उठाया और जमीन की खुदाई करने लगा। मुखिया उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा।
शाम तक बंसी ने पसीना बहाते हुए मुखिया का पूरा खेत जोत दिया। थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। बैठने के लिए जगह तलाशते हुए उसकी नजर खेत के एक कोने में बने छोटे से मंदिर पर पड़ी। अरे रे 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 रे। आपके खेत में ये छोटा सा मंदिर काफी समय से बना हुआ है, लेकिन बड़ी ही विचित्र बात है कि इसमें पूजा नहीं होती है। मुखिया कुछ कहने ही वाला था कि बंसी मंदिर के अंदर चला गया। ये देखकर मुखिया चौंक गया और दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर पहुंचा। मंदिर के भीतर बंसी ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री की सोने की प्रतिमा रखी हुई थी। हैं? ये तो सोने की मूर्ति है। आखिर ये मूर्ति है किसकी? क्यों मुखिया जी? अरे अब मेरी बात ध्यान से सुनो बंसी, ये मूर्ति सोने की है और ये मूर्ति एक देवी जी की मूर्ति है, समझा? अरे वाह, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि ये देवी जी की है। क्या मुखिया जी, मंदिर में रखी है तो भगवान जी की ही मूर्ति होगी ना? हाँ बिना, लेकिन ये सोने की है और मंदिर में ताला भी नहीं लगा है। शायद लोग जानते नहीं होंगे कि इस मंदिर के अंदर सोने की मूर्ति है। पूरा गांव जानता है, यहाँ तक कि गांव के चोर भी जानते हैं, लेकिन कोई भी इस मूर्ति को चुराने की सोच भी नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, बंसी और ज्यादा चौंक गया। हैं? रहस्य? कैसा रहस्य मुखिया जी? अब बात यह है कि बरसों पहले हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की वजह से लोग मरने लगे। तब हमारे गांव के जंगल में रहने वाला एक आदिवासी आया। उसने बताया कि उसके गांव में एक देवी जी की पूजा होती है और उसी देवी की वजह से उसके गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता। उसने सलाह दी कि हम गांव वाले जंगल की देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ओ, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, गांव वालों ने मिलकर यज्ञ शुरू किया। देवी जी प्रसन्न हुई और सबके सामने प्रकट हुई। उसने कहा कि उसका एक मंदिर बनवाया जाए और उसमें देवी जी की सोने की प्रतिमा रखी जाए। जब तक वो सोने की प्रतिमा मंदिर में रहेगी, तब तक इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गांव वालों ने बिल्कुल वैसा ही किया। बस तब से ये प्रतिमा यहीं रखी हुई है। और हाँ, याद रखना बंसी, कभी भी इस सोने की मूर्ति पर बुरी नजर मत डालना, नहीं तो गांव में तबाही और बर्बादी आ जाएगी। चलो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। बंसी मंदिर से बाहर आया और घर लौट गया। बंसी को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब मुझे तुझको अपना बेटा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे ही मेहनत करते रहना। बंसी मुस्कुराया। उसने चुपचाप खाना खाया और लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सोने की मूर्ति घूम रही थी। मुखिया की बातें कितनी पुरानी और मूर्खतापूर्ण है। मतलब अगर उस देवी की मूर्ति को मैं चुरा कर गांव के बाहर बेच दूं, फिर तो मैं बहुत जल्दी धनवान बन सकता हूं और अपने खेत में मुखिया को नौकर रख सकता हूं। मैं इतना धनवान बन जाऊंगा कि मुझे मेहनत करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मौका देखकर मूर्ति को चुरा लूंगा। अभी तो फिलहाल सोया जाए। मेहनत करने से भैया क्या होता है,
किस्मत हो तो इंसान धनवान बन जाता है। आई, ये क्या? ये मुखिया अभी भी नजर गड़ाए यहीं बैठा है। चलो मैं तो काम करता हूँ। बंसी चुपचाप मेहनत से काम करने लगा। मुखिया पूरा दिन वहीं बैठा रहा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। धीरे धीरे मुखिया को भरोसा हो गया कि बंसी अब पूरी तरह मेहनती बन चुका है। एक दिन बंसी खेत में पहुंचा और देखा कि वहां मुखिया मौजूद नहीं था। हाँ, लगता है मुखिया जी को मुझ पर अब भरोसा हो गया है। आज रात देवी जी की मूर्ति को चुरा लूंगा। बंसी ने पूरा दिन काम किया। जैसे ही रात हुई वो चुपचाप मंदिर के भीतर चला गया और सोने की देवी की मूर्ति को देखने लगा। जैसे ही बंसी ने सोने की मूर्ति उठाई, अगले ही पल चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगी। पूरा मंदिर हिलने लगा। बंसी को ऐसा एहसास हुआ जैसे अभी भूकंप आ गया हो। वो बुरी तरह डर गया। उसने मूर्ति को वहीं फेंक दिया और मंदिर से तेजी से बाहर भागा। बंसी दौड़ता हुआ सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब बंसी उठा, उसने देखा कि उसकी माँ कौशल्या का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। क्या हुआ माँ? क्या बात है माँ? क्या हो गया? तुझे कुछ पता भी है? कल रात बड़ी ही डरावनी आवाजें गूंजी थी और आज सुबह मुखिया जी के खेत में जो मंदिर है, वहाँ देवी की मूर्ति जिस स्थान पर रखी हुई थी, उस स्थान से हटकर गिरी हुई मिली है। जैसे कि किसी ने चोरी करने का प्रयास किया हो। जिसने भी ऐसा किया है उसने बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं अब हमारे गांव पर कौन सी मुसीबत टूटेगी। ये सुनकर बंसी डर गया। वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बंसी मुखिया के खेत पर पहुंचा। वहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। बंसी को आते देखकर मुखिया और सभी गांव वाले उसे गौर से देखने लगे। तभी एक गांव वाला खड़ा हुआ। ये बताओ, क्या तुम रात में मंदिर में घुसे थे? मैं नहीं मुखिया जी, मैं भला मंदिर में क्यों घुसूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजी, तब मैं डर की वजह से बाहर आ गया। दूर से मैंने देखा कि बंसी बहुत घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और अपने घर की ओर चला गया। हो न हो मूर्ति चुराने का प्रयास इसी ने किया है, क्योंकि इस खेत में यही काम करता है मुखिया जी। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। ए बंसी, ये तुम्हारा डरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की है। अगर गांव में कोई विपत्ति आई तो बेटा, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, तुम। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा पूरी तरह बंद हो गई और अकाल जैसी स्थिति बन गई। गांव की हालत देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया चौपाल में निराश खड़ा था। एक गांव वाला क्रोधित हो गया। अरे भाई, मंदिर में देवी जी की मूर्ति का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर गिरा हुआ मिलना इस बात का संकेत है कि किसी ने मूर्ति चुराने का प्रयास किया है। ये हरकत बंसी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन अब ये बताओ कि हमें करना क्या चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? क्या किसी एक की गलती की सजा क्या पूरे गांव वाले भुगतेंगे क्या? गांव में वैसे ही भयंकर विपत्ति फैल चुकी है, जैसे बरसों पहले फैली थी। तभी एक दूसरा गांव वाला बोला। और नहीं तो क्या। अरे मुखिया जी, हमारे गांव के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं।
कहते हैं उन्हें बहुत चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान है। मुझे तो लगता है हमें उनके पास जाकर समाधान पूछना चाहिए। हाँ, ये सुझाव मुझे पसंद आया। चलो साधु महाराज से मिलने चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद मुखिया गांव वालों को लेकर साधु महाराज के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बता दी। साधु ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोले, ओम हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा शक सही है। तुम्हारे गांव के बंसी ने ही मूर्ति चुराने का प्रयास किया था और जब डरावनी आवाजें गूंजी तो वो डर गया और मूर्ति फेंक कर भाग गया। गांव में आई विपत्ति उसी की वजह से है। ये सुनकर गांव वाले क्रोधित हो गए। देखा 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 मुखिया जी, अरे मैं तो कहता हूं कि हम उसे जिंदा छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे उसको। और नहीं तो क्या, उसने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तभी साधु ने हाथ उठाया। शांति शांति शांति, रुको। उसे जान से मारने से गांव की विपत्ति दूर नहीं होगी। अरे तो फिर क्या किया जाए साधु महाराज, ये विपत्ति कैसे दूर होगी? बंसी ने पाप किया है, उसे अपने पाप की सजा भुगतनी होगी। उसे एक गधी के साथ विवाह करना होगा। विवाह के बाद उसे वो सारे अधिकार निभाने होंगे जो एक पति अपने पत्नी के लिए करता है, निभाता है। अगर वो सच्चे मन से ऐसा करेगा तो गांव की विपत्ति खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। मतलब साधु महाराज, वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कीमत पर किसी गधी से विवाह करेगा। एक गांव वाला बोला, अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो जबरदस्ती कराएंगे। साधु ने मुखिया की ओर देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में जाओ, जिस पहली गधी पर तुम्हारी नजर पड़े उसे पकड़कर गांव ले आना और बंसी का विवाह उससे संपन्न कराना। विवाह कैसे करना है ये मैं तुम्हें गांव में जाकर कल बताऊंगा। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं। मुखिया कुछ लोगों को लेकर उसी समय जंगल की ओर निकल गया। बहुत देर तक जंगल में खोज करने के बाद मुखिया की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई एक गधी पर गई। देखिए मुखिया जी, सामने गधी बैठी हुई है और ये पहली गधी है जो हमें दिखाई दी है। हाँ तो फिर देर किस बात की है, जाकर इसे उठा लो, चलो। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले गधी के पास गए और उसे पकड़कर मुखिया के पास ले आए। कुछ देर बाद मुखिया गधी को लेकर बंसी के दरवाजे पर खड़ा हुआ और आवाज लगाई। बंसी अपनी माँ कौशल्या के साथ बाहर आया। अरे मुखिया जी, आप इस गधी को कहां से उठा लाए हैं? ये क्या चक्कर है? हाँ तो अब मेरी बात कान खोलकर सुनो बंसी। हम सब साधु महाराज से मिलने गए थे। साधु महाराज ने बताया कि मंदिर से तुमने मूर्ति चुराने का प्रयास किया था और गांव में आई विपत्ति तेरी वजह से आई है। अब सच सच बता दे, तेरे लिए यही ठीक रहेगा, समझा? बंसी इधर उधर देखने लगा। मेरी कसम खा, क्या तूने ऐसा नहीं किया था? बंसी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मुझसे भूल हो गई माँ, गलती हो गई मुझसे, अब मैं क्या कहूँ? कौशल्या ने बंसी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और इस फूल की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। तो सुनो कौशल्या बहन,
साधु महाराज का कहना है कि गांव से विपत्ति अब केवल एक ही कीमत पर दूर होगी। तुझे इस गधी के साथ विवाह करना होगा बंसी। इसे अपने पत्नी का दर्जा देना होगा और पति का हर कर्तव्य निभाना होगा, समझा? नहीं 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 मुखिया जी, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन इस गधी से विवाह नहीं करने वाला। नहीं 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 नहीं। यही करना होगा। मेरी बात समझ ले अब तू। हैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं मुखिया जी? आपको क्या लगता है कि मतलब मैं ऐसा करूंगा? हरगिज नहीं करूंगा मैं ऐसा। कैसे निभाऊं पति का हर कर्तव्य? आप भी क्या बात करते हैं? गधी के साथ मैं कैसे सब कुछ करूंगा? तभी कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। तो फिर मेरा गला घोंट दे, मुझे मार दे, उसके बाद जो मन में आए करना। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बंसी का मन बदल गया। अरे माँ चुप हो जाओ। अब मैं क्या बताऊं, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो ना। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तैयार हूँ माँ, तैयार हूँ। हाँ, तो फिर कल साधु महाराज आएंगे और बताएंगे कि विवाह कैसे संपन्न होगा। हाँ। अगले दिन साधु महाराज गांव पहुंचे। बंसी, मुखिया और गांव वाले वहां मौजूद थे। आज विवाह संपन्न होगा, राजा को भी निमंत्रण दिया जाएगा। ये विवाह शाही विवाह की तरह होना चाहिए। ये सुनकर बंसी चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं स्वयं महाराज को निमंत्रण देकर बुलाऊंगा। हाँ। तो फिर जाओ, पूरे गांव को सजाओ। ये गांव ऐसा सजे जैसे किसी राजकुमारी का विवाह हो रहा है। जाओ। मुखिया वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरा गांव सजा दिया गया। एक बड़ा मंडप बना, पंडित बुलाए गए। थोड़ी देर बाद मुखिया राजा को लेकर वहां पहुंचा। अरे वाह 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 वाह, सजावट तो बहुत ही सुंदर है मुखिया। आखिर विवाह किसका हो रहा है? महाराज, ये सामने जो बंसी दिख रहा है ना, ये हाँ, उसी का विवाह हो रहा है। ओहो, ये तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ है? बंसी का विवाह गधी के साथ हो रहा है महाराज। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो मुखिया? इस बेकार के विवाह में हमें क्यों बुलाया? हमारी बेइज्जती करने के लिए? तभी साधु महाराज आगे आए और राजा को सारी घटना बताई। राजा चुप हो गया। कुछ देर बाद बंसी और गधी के फेरे शुरू हुए। 7 फेरे पूरे होने के बाद जैसे ही बंसी ने वरमाला गधी के गले में डाली, अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी चमकी और गधी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। पूरा गांव सन्न रह गया। सौम्या! राजकुमारी! राजकुमारी! अरे बेटा, तुम तो हमारी पुत्री हो। हाँ पिताजी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा बेटा। हमें लगा कि तुम जंगल में शिकार करते समय मारी गई। कैसी हो बेटा, क्या हुआ था? मैं शिकार खेलने गई थी, गलती से मेरा तीर एक साधु को लग गया। साधु ने क्रोध में आकर मुझे गधी बनने का श्राप दे दिया। यही है वो साधु महाराज। श्राप देने के बाद हमें अपनी भूल का पछतावा हुआ। तब मैंने कहा कि यदि तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ा हो, तो तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा और गांव की विपत्ति भी। बंसी को पूरा सच समझ में आ गया। तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिली। मैं तुम्हें सच्चे मन से अपना पति मानती हूँ। ठीक है,
और मैं पति का हर कर्तव्य निभाऊंगा।